नमस्कार। मैं अनिरुद्ध स्वागत करता हूं आपका न्यू पॉडकास्ट में। मरे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। चलिए आज की बातचीत एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी से शुरू करते हैं। रामायण और उसका वो सबसे अहम मोड़, लंका का युद्ध और रावण का वध। ये वो कहानी है जो हम सब जानते हैं, हमारी चेतना का हिस्सा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का शायद सबसे बड़ा प्रतीक। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या कहानी सच में वहीं खत्म हो जाती है? क्या रावण के अंत की कहानी उतनी ही सीधी है जितना हम हमेशा से मानते आए हैं? हमारे पास जो स्रोत हैं वो श्रीलंका की एक बहुत पुरानी लोक कथा की तरफ इशारा करते हैं, और यकीन मानिए ये एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जानी मानी कहानी के साथ साथ एक और समानांतर रहस्यमयी कहानी सदियों से कैसे जिंदा है। ठीक है, तो इसे परत दर परत खोलते हैं। आमतौर पर हमारी समझ यही है कि रावण के वध के बाद युद्ध के नियमों के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया गया होगा। एक हारे हुए राजा का यही तार्किक अंत लगता है ना? हाँ बिल्कुल, और ये सोच बिना वजह नहीं है। रामायण का जो वृत्तांत हम जानते हैं, ये धारणा उससे पूरी तरह मेल खाती है। उस युग के धर्म और युद्ध के नियमों के अनुसार मृत्यु के बाद शत्रु को भी सम्मान दिया जाता था, और ये जिम्मेदारी रावण के भाई विभीषण को सौंपी गई, जो धर्म के रास्ते पर थे। तो उनका अपने भाई का अंतिम संस्कार करना कहानी को एक नैतिक और तार्किक अंत देता है। इसलिए हमारी आम समझ कहानी के प्रवाह में एकदम फिट बैठती है। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हमारे हाथ जो श्रीलंकाई लोककथा लगी है, वो इस पूरी तार्किक सोच को आप कह सकते हैं खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब अंतिम संस्कार नहीं हुआ? नहीं, इस लोककथा के मुताबिक रावण का शरीर जलाया नहीं गया, बल्कि उसे लंका के किसी घने अनजान जंगल में बहुत सावधानी से छिपा कर रख दिया गया। जरा सोचिए, ये तो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। एक तरफ जीत का जश्न है और दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से हारे हुए राजा के शरीर को छिपाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, मतलब दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि आखिर क्यों? युद्ध खत्म हो गया है, राम जीत चुके हैं, विभीषण को राजपाट मिल गया है, तो फिर अंतिम संस्कार करने के बजाय शरीर को सहेजने का क्या मतलब हो सकता है? कोई तो बहुत बड़ी वजह रही होगी इसके पीछे। मेरी पहली सोच तो ये थी कि शायद विभीषण अपने भाई के लिए इतने दुखी थे कि वो ये कर ही नहीं पाए, लेकिन ये तो कुछ और ही लग रहा है। ये दुख से कहीं ज्यादा गहरा है। लोक कथा के अनुसार इसके पीछे एक बहुत मजबूत मान्यता थी। स्रोत बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि माना जाता था कि रावण की असली ताकत, उसकी मायावी शक्तियां, उसका ज्ञान, उसकी सिद्धियां, वो सब उसके शरीर में ही बसी थीं। यानी उसकी मृत्यु सिर्फ चेतना का अंत थी, शरीर का नहीं। और अगर शरीर खत्म हो जाता तो वो अद्वितीय शक्तियां भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। वाह, मतलब एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा, जिसे आप बंद तो कर सकते हैं पर उसके कोर को नष्ट नहीं करना चाहते। क्या पता भविष्य में किसी को उसे समझने या इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। ये तो रावण को सिर्फ एक खलनायक की तरह नहीं, बल्कि एक तरह के ज्ञान और शक्ति के भंडार के रूप में देखने जैसा है। आपने बहुत सही एनालॉजी दी, बिल्कुल यही सोच रही होंगी। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये कोई अनोखा विचार नहीं है। दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में शरीर को सिर्फ एक बाहरी ढांचा नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना का केंद्र माना जाता था। मिस्र में मम्मी बनाने की जो हजारों साल पुरानी प्रथा थी, हाँ, उसके पीछे भी तो यही दर्शन था। शरीर को इसलिए संरक्षित रखते थे ताकि आत्मा भविष्य में उसमें लौट सके या उसकी शक्तियां बनी रहें। मतलब ये कि श्रीलंका की उस लोक कथा में रावण को एक फिरौन की तरह देखा जा रहा था, जिसके भौतिक शरीर का बने रहना बहुत जरूरी था। एक तरह से हाँ। या फिर आप मध्ययुगीन यूरोप में संतों के अवशेषों को देख लीजिए, रेलिक्स जिन्हें कहते हैं। ये माना जाता था कि उन अवशेषों में दैवीय शक्ति है। ये सारी मान्यताएं इसी एक विचार से जुड़ी हैं कि कुछ असाधारण व्यक्तियों की शक्ति उनके भौतिक शरीर से जुड़ी होती है। तो इस लोक कथा के मुताबिक रावण का शरीर सिर्फ एक मृतदेह नहीं था, बल्कि शक्तियों का एक खजाना था जिसे भविष्य के लिए बचा कर रखना था। और इस रहस्य को जो चीज और भी गहरा बनाती है वो है उस जगह का जिक्र जहां शरीर को रखा गया। स्रोत कहता है एक घने गुप्त जंगल में। ये सिर्फ कोई लोकेशन नहीं बता रहा, ये उस जगह की पूरी तस्वीर खींच रहा है। घना और गुप्त,
ये 2 शब्द ही काफी हैं ये बताने के लिए कि वो जगह आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर थी, दुनिया की नजरों से छुपी हुई। बिल्कुल, ये शब्द उस कहानी में एक पौराणिक और जादुई तत्व जोड़ देते हैं। जंगल अक्सर प्राचीन कथाओं में रहस्य, परिवर्तन और अलौकिक शक्तियों का केंद्र होते हैं। एक ऐसी जगह जो इंसानी दुनिया के नियमों से परे हो। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपने असली रूप में हो, जहां इंसान का दखल ना हो। रावण के शरीर को ऐसी जगह रखना सिर्फ उसे छिपाना नहीं था, बल्कि उसे एक ऐसे दायरे में रखना था जो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच हो। यह उस शरीर के असाधारण महत्व को दिखाता है। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसे सिर्फ छिपाया नहीं गया, बल्कि एक तरह से प्रकृति की निगरानी में रखा गया, जी, जहां उसे कोई अपवित्र ना कर सके? ये एक बहुत दिलचस्प व्याख्या है। हो सकता है कि जंगल को ही उसका संरक्षक माना गया हो। ये उस कहानी को और भी कई परतें देता है। ये महज एक शरीर को छिपाने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक शक्तिशाली अवशेष को प्रकृति के हवाले करने की कहानी बन जाती है। ठीक है, तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सभी के मन में होगा। एक तरफ रामायण का स्थापित वृत्तांत है और दूसरी तरफ श्रीलंका की ये हैरान कर देने वाली लोक कथा। क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? हाँ, अब आता है सबसे बड़ा सवाल। कहानी तो मजेदार है, पर क्या हम इस पर यकीन कर सकते हैं? यहीं पर हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा, और हमारे स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। आज तक इसका कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। इसका मतलब है कि पुरातत्व विभाग को कोई ऐसी जगह, कोई अवशेष, कोई शिलालेख या कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जो इस लोक कथा को इतिहास का दर्जा दे सके। लेकिन एक मिनट, यहां मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। कथा खुद ही कह रही है कि जगह घनी और गुप्त थी, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि सबूत किसी ऐसी ही जगह पर हो जहां आज तक कोई पहुंच ही ना पाया हो? सबूत का नहीं मिलना सबूत के ना होने का सबूत तो नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही तर्क दिया है, और यही वो धुंधली रेखा है जहां विश्वास और इतिहास टकराते हैं। सैद्धांतिक रूप से आप सही हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते कि ऐसा होना असंभव है, लेकिन इतिहास संभावनाओं पर नहीं, सबूतों पर काम करता है। जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, तब तक इतिहासकार इसे कहानी ही मानेंगे, तथ्य नहीं। और इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कहानी इतिहास से ज्यादा मिथक मानी जाती है। मिथक, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में झूठी कहानी की छवि आती है, पर शायद यहां इसका मतलब कुछ और है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। अकादमिक दुनिया में मिथक का मतलब झूठ नहीं होता। मिथक वो कहानियां होती हैं जो किसी समाज की मान्यताओं, उसके डर, उसकी आशाओं और उसकी कल्पना को दर्शाती हैं। वो हमें ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सत्य बताती हैं। ये लोक कथा हमें ये नहीं बताती कि रावण के शरीर के साथ क्या हुआ, बल्कि ये बताती है कि श्रीलंका की सामूहिक चेतना में रावण कौन था। मतलब ये कि इस कहानी के जरिए वहां के लोग रावण को सिर्फ एक विदेशी आक्रमणकारी या खलनायक के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि अपने इतिहास के एक शक्तिशाली, ज्ञानी, भले ही पराजित राजा के रूप में देखते थे। एक ऐसा राजा जिसकी शक्तियों को वो खोना नहीं चाहते थे। एकदम सही। ये कहानी रावण के किरदार को एक अलग ही आयाम देती है। वो सिर्फ राम की कहानी का एक खलनायक नहीं रह जाता, बल्कि श्रीलंका की अपनी कहानी का एक ट्रैजिक हीरो बन जाता है। एक ऐसा पात्र जिसका प्रभाव इतना गहरा था कि लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो और उसकी शक्तियां बस यूं ही हवा में गायब हो सकती हैं। ये कहानी उस सम्मान और उस भय का प्रतीक है जो रावण का किरदार आज भी वहां के लोगों के मन में जगाता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें, तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ रामायण का स्थापित वृत्तांत है, जो हमें धर्म, कर्तव्य और एक तार्किक अंत की कहानी सुनाता है, और दूसरी तरफ श्रीलंका की ये लोक कथा है, जो रहस्य, बची हुई शक्ति और एक अनसुलझी पहेली की कहानी कहती है। बिल्कुल, और यही इस मामले का मुख्य द्वंद्व है। एक शक्तिशाली और आकर्षक कहानी का खिंचाव बनाम ऐतिहासिक सबूतों का पूरी तरह से अभाव। इस तरह की कहानियां इतिहास और कल्पना के बीच की उस धुंधली जमीन पर जिंदा रहती हैं,
ये हमें ये भी बताती हैं कि कभी-कभी किसी कहानी का भावनात्मक और सांस्कृतिक असर उसके सच या झूठ होने से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। लोग उस कहानी पर विश्वास करना चाहते हैं जो उन्हें ज्यादा आकर्षित करती है, जो ज्यादा रहस्यमयी लगती है। हमारी स्रोत की आखिरी पंक्ति इस पूरी बहस को बहुत खूबसूरती से समेटती है। सच क्या है? ये सवाल आज भी कहानियों में जिंदा है, और शायद सवाल का जिंदा रहना ही इस कहानी की असली ताकत है। अगर हमें कोई पक्का जवाब मिल जाता तो शायद ये कहानी इतनी आकर्षक नहीं रहती, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचने वाली बात है कि किसी कहानी को कौन सी चीज इतनी शक्तिशाली बनाती है कि वो बिना किसी ठोस सबूत के हजारों सालों तक जिंदा रहती है। किसी किरदार, चाहे वो नायक हो या खलनायक, उसकी कहानी का इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना हमें उस समाज की सामूहिक याददाश्त और कल्पना की ताकत के बारे में क्या बताता है?